नमस्कार। टैक्स के नियम सुनते ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इंडिया में जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लोग अक्सर एक और कागजी काम समझ लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक बहुत ही ज़रूरी शुरुआती फैसला है। एक ऐसा फैसला जो सीधा सीधा टैक्स, प्रॉफिट और बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ पर असर डालता है। तो ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की बात नहीं है, ये तो अपने बिजनेस की नींव रखने जैसा है। अब सवाल ये है कि नींव कैसी रखी जाए। ठीक है, तो इस मामले की गहराई में उतरते हैं। एक बिजनेस ओनर के तौर पर सामने दो मेन रास्ते होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक लोकल सड़क है और एक सुपर हाईवे। दोनों ही मंजिल तक ले जाते हैं, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस और जो मौके मिलते हैं वो बहुत अलग होते हैं। पहला रास्ता है कंपोजिशन स्कीम, यानी हमारी वो सरल लोकल सड़क। ये उन छोटे बिजनेस के लिए परफेक्ट है जो सादगी और कम से कम कागजी कार्रवाई चाहते हैं। मतलब ये लोकल किराना स्टोर, छोटे रेस्टोरेंट या आस पड़ोस के सैलून के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। तो इस स्कीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। टैक्स रेट्स 1 से 6% के बीच फिक्स्ड हैं और रिटर्न भी हर महीने नहीं बल्कि हर 3 महीने में फाइल करना होता है। लेकिन हाँ, कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि जो भी माल खरीदा है उस पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट, जिसे हम आईटीसी कहते हैं, वो नहीं मिलता। और एक बड़ी पाबंदी ये है कि अपने राज्य के बाहर सामान नहीं बेच सकते। अब आता है दूसरा रास्ता, स्टैंडर्ड जीएसटी स्कीम। ये है ग्रोथ का सुपर हाईवे। ये उन बिजनेस के लिए है जो बड़े सपने देखते हैं, जिनके लिए टर्नओवर की कोई सीमा नहीं है और जो पूरे भारत में और ऑनलाइन दुनिया में अपना सामान बेचना चाहते हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आईटीसी। मान लीजिए कि कोई बेकर है, वो आटा खरीदने पर जीएसटी देता है। अब जब वो अपनी ब्रेड बेचता है तो ग्राहक से जीएसटी लेता है। तो आईटीसी की वजह से वो आटे पर दिए गए जीएसटी को ग्राहक से लिए गए जीएसटी से घटा सकता है। इससे उसकी कुल टैक्स की देनदारी कम हो जाती है। हाँ, इसमें थोड़ी कागजी कार्यवाही ज्यादा है, लेकिन ये ग्रोथ के लिए अनलिमिटेड मौके भी देती है। अच्छा, तो चलिए अब इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। सबसे पहले टर्नओवर लिमिट। कॉम्पोजिशन स्कीम में 1.5 करोड़ की एक लाइन खींच दी गई है, जबकि स्टैंडर्ड स्कीम में कोई लिमिट नहीं है। टैक्स रेट्स में भी जमीन आसमान का फर्क है। पर जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट और मार्केट एक्सेस का। तो एक तरफ है सादगी और दूसरी तरफ है ग्रोथ का खुला आसमान। फैसला पूरी तरह से बिजनेस के मॉडल और फ्यूचर प्लान्स पर ही टिकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये फैसला किसी बिजनेस के मुनाफे पर कैसे असर डालता है? सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। चलिए असली नंबर्स देखते हैं। चलिए एक रिटेल स्टोर का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि उसका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है और वो 70 लाख रुपए का माल खरीदता है। अब देखते हैं कि दोनों स्कीम्स में उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम में तो कैलकुलेशन एकदम सीधी है। टर्नओवर का सिर्फ 1%, यानी 1 लाख रुपए। सिंपल, सीधा और प्रिडिक्टेबल। अब आते हैं स्टैंडर्ड स्कीम पर। यहाँ 2 स्टेप्स हैं। पहला, बिक्री पर आउटपुट टैक्स मान लेते हैं 12% के हिसाब से 12 लाख रुपया बना। फिर इसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस किया जाता है, यानी जो टैक्स अपनी खरीद पर चुकाया है, मान लेते हैं वो भी 12% की दर से 8,40,000 रुपए है। तो 12 लाख के आउटपुट टैक्स में से जब 8,40,000 का आईटीसी घट गया तो जो नेट टैक्स देना है वो हुआ 3,60,000 रुपए। नतीजा साफ है। इस एक केस में कॉम्पोजिशन स्कीम चुनने का मतलब है सीधे सीधे 2,60,000 रुपए की बचत। ये बहुत बड़ी रकम है, खासकर एक छोटे बिजनेस के लिए। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये बचत मार्केट तक पहुंचने और ग्रोथ के मौकों की कीमत पर मिलती है। सवाल बहुत जरूरी है, क्या कम टैक्स बचाना बेहतर है या फिर ग्रोथ के लिए ज्यादा मौके हाथ में रखना? इसका जवाब बिजनेस के अपने गोल्स में ही छिपा है। देखिए, अगर दूसरे बिजनेस को सामान बेचना है तो उन्हें टैक्स इनवॉइस देना होगा, जो सिर्फ स्टैंडर्ड स्कीम में ही मुमकिन है। अगर अपने राज्य के बाहर सामान बेचना है या अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आना है, तब तो स्टैंडर्ड स्कीम लेना ही पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर अपनी खरीद पर दिए गए टैक्स का फायदा यानी आईटीसी क्लेम करना है तो यही एकमात्र रास्ता है। तो चलिए, अब जब ये साफ हो गया है कि कौन सी स्कीम चुननी है, तो अब असली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझते हैं। ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है।
पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, और वो भी ऑफिशियल GSTN पोर्टल पर। ये सरकार का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो पूरे भारत में GST को मैनेज करता है। इस प्रोसेस को हम 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले TRN, जो फौरन मिल जाता है। दूसरा, उस नंबर से फॉर्म भरना है। तीसरा है ARN, यानी एक ट्रैकिंग नंबर, जो फॉर्म जमा करने के कुछ घंटों में आ जाता है। और आखिर में आपका GSTIN नंबर, जिसके अप्रूवल में आमतौर पर 3 से 7 वर्किंग डेज लगते हैं। अब ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई GST के दायरे में आता है पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो क्या होता है। इसके नतीजे काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। कम से कम 10,000 रुपये या जितना टैक्स बनता है, दोनों में से जो भी ज्यादा हो उतनी पेनाल्टी लगती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके ऊपर जितने भी टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उस दौरान जो भी टैक्स देना बनता था, उस पर 18% सालाना की भारी भरकम ब्याज दर भी लगती है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, अधिकारियों के पास माल को रोकने और जब्त करने का भी अधिकार होता है, जिससे पूरा का पूरा बिजनेस ठप पड़ सकता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या आज की सादगी को चुनना है या फिर कल की ग्रोथ की नींव रखनी है? ये एक फैसला ही बिजनेस की पूरी दिशा तय कर देगा, तो फैसला सोच समझ कर करें।